नमस्कार। इस बिग ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और वो भी वक्फ संशोधन कानून यानी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसको लेकर जितनी भी याचिकाएं लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, अभी से 2 मिनट बाद, ठीक 2 मिनट बाद जब घड़ी की सुइयां 2 बजाएंगी, यानी 2 बजे से इस पर सुनवाई शुरू होगी। 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और जिसमें 3 जज कौन कौन हैं आप जानते हैं कि यहां सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो खुद हैं, और उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार हैं और जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। ये 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अलग अलग बहुत सारी याचिकाएं हैं। याचिकाओं में विपक्ष की तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं, तो पक्ष की तरफ से यानी भाजपा की तरफ से, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं। तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। फैसला क्या आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और यहां पर हम आपको बताएंगे। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े रहेंगे इस चर्चा में और उनके जरिए भी समझेंगे कि न्यूज रूम में जो हम आपको देंगे वहां से ये कि वहां कोर्ट रूम में क्या चल रहा है। तो कोर्ट रूम सीधे लाइव कोर्ट रूम से न्यूज रूम तक, और आपको हम बताएंगे कि क्या हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में, और लाइव कवरेज सीधे कोर्ट रूम से आप तक हम पहुंचाएंगे। पल पल की रिपोर्ट आप जानते हैं। सीधे जरा आना चाहता हूं, सबसे पहले अमलेंदु जी को ले आई स्क्रीन पर। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी इस कार्यक्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन डीबी लाइव के इस बिग ब्रेकिंग में एक बार फिर आप सबका स्वागत। अमलेंदु जी, 3 जजों की बेंच है और सबसे बड़ी चीज कि इस बेंच को सीजेआई ने खुद बनाया और इसमें खुद को भी रखा है, और उन्होंने पहले से यह तय कर दिया कि आज की तारीख में यानी 16 तारीख को 2 बजे से 3:25 तक, ये हो सकता है कि आगे भी बढ़ जाए, 4 बजे तक भी चला जाए, लेकिन 3:25 तक, 2 से 3:25 यानी 1 घंटा और 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस पर सुनवाई होगी और कोई काम नहीं होगा। ये एक बड़ी चीज है, आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये काफी बड़ी चीज है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सारी याचिकाओं को लिया और यहाँ तक कि आज सुबह तक जो याचिकाएं पहुंची उनको भी ले लिया। यानी आज सुबह जो जी आपके पास आता हूं अमलेंदु जी। बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां 2025 अमेंडमेंट एक्ट 2025 और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और इस पर सुनवाई। अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही थी, आप माइक नहीं लगाए हैं, आप देख रहे हैं, माइक दोबारा लगा रहे हैं जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं। लेकिन दूसरी चीज महत्वपूर्ण यहां पर कि ये लाइव अपडेट, पल पल की रिपोर्ट। अब शुरुआत हो गई है सुनवाई में। कौन कौन है इधर? वकीलों में कपिल सिब्बल भी हैं, देश के वरिष्ठ वकीलों में से एक, और उनका साथ देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी भी आपको दिखाई देंगे। तमाम जो वकील हैं वो इधर से विपक्ष का साथ देते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या दलीलें पेश होंगी, कौन आएगा, कौन बैठेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें महुआ मोइत्रा से लेकर और रेवंत रेड्डी तक, फिर इनके अलावा मनोज झा, असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, बर्क, ये तमाम लोग जो लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये सब यहां पर सबकी दलीलें सुनी जाएंगी। और अब बहुत ही जल्दी चूंकि बेंच बैठ चुकी है, बहुत जल्दी इस पर सुनवाई की शुरुआत होगी। अमलेंदु जी, अब आवाज आपकी आ रही है, जरा आप बताइए कि क्या कुछ आप देख रहे हैं आज जब इस बिल पर अब चर्चा होगी, चर्चा नहीं बहस होगी। क्या लगता है कि ये फैसला, अब फैसला तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ लॉ रूल रेगुलेशन कोर्ट के आधार पर, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 14 है, 14 से 30 तक, 26 तक, 30 तक कह लीजिए, जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस संविधान की, उसका जिक्र भी बार बार आएगा। बिल्कुल राजीव जी, इसका जिक्र बार बार आएगा और तमाम जो याचिकाएं दायर की गई उन सब में जो है संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, संविधान का अनुच्छेद 15 जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, 21 से लेकर 26 तक जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, और इसी तरीके से जो अनुच्छेद 29 है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और जो 30 है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, और 300A जो संपत्ति का अधिकार देता है,
उसके उनकी मतलब संविधान के अनुच्छेदों का ये कानून उल्लंघन करता है, ये याचिकाओं में कहा गया है। स्पष्ट तौर पे जो है इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे हैं। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है राजीव जी वो ये है कि महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं और सांसद हैं, उनकी जो याचिका है वो थोड़ा अलग हटकर है। उनकी याचिका में कहा गया है कि सरकार ने जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का इसमें पालन नहीं किया, कानून पास करा लिया गया। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया। आपको बता दूं कौन कौन वकील कौन कौन है, जरा बता रहा हूं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल हैं, राजीव धवन हैं, फिर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीयू सिंह साहब हैं, ये सब पिटिशनर हैं और ये सब वहां पर आज कोर्ट रूम में अब इकट्ठा हो चुके हैं। ये तमाम निजाम पाशा हैं जो ओवैसी की तरफ से हैं, पाशा साहब हैं, निजाम पाशा और शोएब आलम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो और भी नाम आप बता रहे हैं, नाम दो चार और भी है, आप बताइए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमाम वकील अब इकट्ठा हो चुके हैं कोर्ट रूम में। जो खबरें आ रही हैं कोर्ट रूम में ये तमाम वकील इकट्ठा हो चुके हैं। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? हाँ, यही है राजीव जी कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, सुबह भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बीजेपी शासित 6 राज्य जो हैं वो इसमें पार्टी बन गए हैं। उनमें हरियाणा शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। इन्होंने अधिनियम की संवैधानिक वैधता का समर्थन करते हुए याचिकाएं दायर की हैं और कहा है कि इसमें ये भी जो है पार्टी है और जो संविधान की जो जनजातीय क्षेत्र वाली अनुसूची है या छठी सूची है, इसमें किसी को भी वक्फ के रूप में घोषित करने पर रोक लगा दी है चूंकि सरकार ने, तो इसलिए हम इसमें शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात समीर जी ये है, वो राजीव जी ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार शामिल नहीं है। बाकी राज्य बीजेपी शासित जो गए, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं गया है, इसको लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिला के अब देखा जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन जैसे बड़े अधिवक्ता जो है वो इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से हैं। और जो सुबह ही एक वकील उपस्थित हुए सीजीआई के सामने और उन्होंने कहा कि उनकी याचिका जो है वो सूचीबद्ध इसमें नहीं है, क्रमबद्ध है। तो उन्होंने आदेश दिया सीजीआई ने कि 11 बजे तक जितनी भी याचिकाएं आ जाएंगी उन सब पर सुनवाई की जाएगी, तो उनको सबको आज ही सुना जाएगा। और इसके बाद जो है वो लक्षद्वीप से सांसद हैं मोहम्मद हमदुल्ला सईद, उन्होंने भी जो है अपनी याचिका दायर की, वो भी शामिल कर ली गई है। तो अब जब सुनवाई इस पर शुरू होगी उसमें वो याचिका भी सुनी जाएगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों की बात, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं शामिल है, ये बात भी यहाँ कही जा रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश जब तमाम बीजेपी शासित राज्य आ ही रहे थे वक्फ बिल के सपोर्ट में कि, और सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट भी दायर कर दिया गया है। आप जानते हैं ये जब बात आती है वक्फ बिल के समर्थन में तो कैबिनेट इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि उसका पक्ष भी सुना जाए, लेकिन सुना जाए और उसके साथ साथ यहां यह भी सुना जाए कि दूसरे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी ने जैसा कहा और जैसा एक आरएसएस की तरफ से भी इस पर एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में भी कहा गया कि अब बारी जो है वो चर्च की है। राहुल गांधी ने कहा कि चर्च से होते हुए अभी आ जाएंगे सिख तक, तो सिख संगठन से भी एक याचिका यहां पर दया सिंह उन्होंने भी याचिका दायर की है। तो बहुत जितनी भी याचिकाएं सुबह 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में आई है, उन याचिकाओं पर अभी सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है और कोर्ट रूम में तमाम पक्षकार वहां पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी चीज सरकार की तरफ से भी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, तुषार मेहता भी पहुंच चुके हैं, ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सरकार, भारत सरकार की तरफ से वहां अपनी बात, अपनी दलील रखने के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम आपको आंखों देखी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ कोर्ट रूम में हो रहा है, ये पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसलिए भी कि क्योंकि कोर्ट रूम में, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें, यहीं पर कोर्ट रूम नंबर 1 जिसमें सीजीआई बैठते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, उनके कोर्ट रूम नंबर 1 में ये अब तुषार मेहता चूंकि पहुंच चुके हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और यहां पर देखिए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, एएम सिंघवी यानी अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, ये सब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तमाम थोड़ी देर में होगी वक्फ कानून पर सुनवाई, बहुत ही अहम सुनवाई। यहां से देश के लोकतंत्र, देश के संविधान की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस पर से पर्दाफाश होगा और साथ साथ लगाम लगाने की कोशिश भी होगी। यह साफ यहां दिखाई दे रहा है
तो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह, ये तमाम नेता, तमाम वरिष्ठ वकीलों की टीम यहां पहुंच चुकी है। राजीव धवन, आप जानते हैं, बड़ा नाम है, ये तमाम वरिष्ठ वकील यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब इस पर सुनवाई होगी। जैसे सुनवाई शुरू होती है, आप तक हम वो तमाम दलीलें आप तक हम पहुंचाएंगे। आप बीच के हमारे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहां पर दलीलें हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, दलीलें हमारी तरफ से भी आप सुनेंगे और जो कुछ वहां हो रहा है। 1 घंटा और 25 मिनट इस पर बहस होगी। 1 घंटा 25 मिनट के बाद हो सकता है कि आज ही फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, हो सकता है कि नोटिस थमाया जाए सरकार को, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन कुछ ना कुछ आज जरूर आएगा। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, इस अहम दिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम और उसके साक्षी, उसका गवाह आप और हम होने जा रहे हैं। आंखों देखिए, आप तक हम पहुंचा रहे हैं, ये कह दीजिए कि वक्फ बिल पर, वक्फ संशोधन एक्ट 2025, इस पर एक नहीं 70 से ज्यादा याचिकाएं, 70 से ज्यादा पिटीशन, और उन पिटीशंस पर सुनवाई की शुरुआत कोर्ट रूम में दोनों पक्षकार पहुंच चुके हैं, जज साहब भी पहुंच चुके हैं। सुनवाई थोड़ी देर में अब शुरू होने वाली है। 3 जजों की बेंच। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का, अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इसमें महत्वपूर्ण राजीव जी बात यह है कि 2 याचिकाएं और दायर की गई हैं। उनमें केवल ये मांग की गई है, अधिवक्ता प्रदीप यादव हैं, उन्होंने दायर की है। एक तो उनके जो मुवक्किल हैं तैयब अहमद सुलेमानी और दूसरे अंजुम कादरी, इन 2 की तरफ से याचिका ये दायर की गई है कि सबसे पहले तो जो ये कानून पास हुआ है इसको स्टे कर दिया जाए, बाकी बहस बाद में की जाए। तो ये 2 याचिकाएं अलग तरीके की है कि पहले इसको स्टे कीजिए, चूंकि जमीनों पर कब्जे करने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है, इस तरीके का उनका कहना है। तो ये भी महत्वपूर्ण राजीव जी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो भी बहस हो, जो भी होगी, और जब उठेगा सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले इसको पहले रोकेगा, चूंकि इस पर बहुत ज्यादा आपत्तियां लोगों की आ हुई है। एक तरीके से समझिए कि पूरे देश में उबाल है और तमाम राजनीतिक दल जो है वो आ रहे हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन है वो आ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ये बातें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि चूंकि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को धता बताई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान का कस्टोडियन है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, तो आप संविधान की रक्षा कीजिए और ये जो असंवैधानिक कानून पास हुआ है इसको निरस्त कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसकी सुनवाई में कोई भी, जितने भी अपील हैं, लेकिन हम सबका नाम बोलेंगे और वही अपनी बात रखेगा। यानी नाम कॉल आउट होगा, नाम पुकारा जाएगा, वकीलों का नाम पुकारा जाएगा, पक्षकारों का नाम पुकारा जाएगा। और सीजेआई ने कहा है कि चूंकि बहुत सारे पिटीशंस हैं, बहुत सारी याचिकाएं हैं, सब लोग अगर बोलने लगे, 70 के 70, 75 के 75 लोग अगर बोलने लगेंगे, तब तो कब सुनवाई होगी, कब बात होगी। तो इसलिए कहा है कि किसी की अपील करने से पहले हम नाम पुकारेंगे, हम हर किसी की सुनवाई नहीं कर सकते। यानी हम नाम पुकारेंगे और फिर आप उस पर अपनी बात, अपनी दलील रखेंगे। तो सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही बड़ा दिन आज का, वक्फ संशोधन एक्ट 2025, और इस पर लेकर लगातार चर्चा होती रही। सड़कों पे चर्चा, पहले सड़क से पहले संसद के अंदर चर्चा, लगातार घमासान। आपने देखा कि सुबह 4 बजे तक संसद की कार्रवाई चली, इसी के लिए कि आखिर किसी भी ढंग से इसको सरकार चाहती थी पास करवा लेना। सरकार ने पास करवाकर बिल बना लिया, लेकिन इस बिल को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। क्या सुप्रीम कोर्ट में माफी चाहूंगा, एक्ट बना लेना यानी कानून बना लेना, और कानून बनने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में ये इस कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी, या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का साथ देता हुआ कानूनों के दायरे में नजर आएगा, यह देखना होगा। तो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैं, राजीव धवन हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सीयू सिंह साहब हैं, तमाम हैं। और इसके साथ साथ सीजेआई भी बैठ चुके हैं, बेंच बैठ चुकी है, तमाम पक्षकार आ चुके हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष की नुमाइंदगी करने के लिए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे हुए हैं, और अब सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे जैसे दलीलें सामने आएंगी वैसे वैसे हम कहेंगे, आपको आप तक बातें पहुंचाएंगे। लेकिन सीजेआई ने साफ साफ कहा है कि किसी की अपील करने से पहले हम नाम लेंगे, नाम पुकारेंगे, हम सबकी बात नहीं सुन सकते। सबसे पहले यहां 2 प्रश्न, हम नाम पुकारेंगे जब तक कि आपने यह तय नहीं कर लिया हो कि पहले कौन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है अमलेंदु जी। 2 पहलू हैं, कृपया दोहराएं नहीं। क्या हमें इसे वापस उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए?
क्या आप क्या तर्क रखते हैं? यहां सवाल सीधे सीधे। धवन साहब, आप सबसे बड़े हैं, क्या आप पहले जाना चाहेंगे? मतलब इसको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट भेजने की बात पूछ रहे हैं यहां सीजेआई। यहां सीजेआई बोल रहे हैं कि क्या यह मामला आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट लेके जाएं? राजीव धवन से इसलिए उन्होंने पूछा है क्योंकि राजीव धवन सबसे सीनियर वकील हैं, इसलिए राजीव धवन से यह सवाल पूछा गया है कि क्या आप इस मामले को हाई कोर्ट ले जाना चाहते हैं? अब राजीव धवन क्या कहते हैं यह भी देखा जाएगा। जैसे जैसे खबरें हम तक आ रही हैं, हम उन खबरों को सीधा उन दलीलों को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन, जिसमें साफ साफ अभी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछ लिया है कि क्या आप इस मसले को हाई कोर्ट ले जाना चाहते हैं? राजीव धवन जी, आप सबसे सीनियर वकील हैं, आप बता दीजिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो हम इसे सीधे हाई कोर्ट भेज देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं जी, हमको आपके सामने ही सुनना है, सुनवाई इसकी हो तो ज्यादा बेहतर है, वो जैसा कहेंगे। तो दो प्रश्न उन्होंने पूछा है साफ साफ। और कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि संसदीय कानून के माध्यम से जो भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है वह आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। उन्होंने अनुच्छेद 25 और 26 का संदर्भ देते हुए अपनी बात रखी है कपिल सिब्बल ने। बिल्कुल बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रख दी है, अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात रख रहे हैं, तो तमाम जो वरिष्ठ यहां पर वकील हैं वो अपनी बात रख रहे हैं अमलेंदु जी। और सबसे बड़ी चीज कि ये जब इन्होंने ये पूछ दिया है कि क्या इसको आप लेकिन कपिल सिब्बल ने जो 26 आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 की बात की है, और उन्होंने रेफर्स टू आर्टिकल 26B, आर्टिकल 26B को भी इन्होंने रेफर किया है, ये भी है यहां पर। और आर्टिकल्स बी में टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, कि यह अधिकार दिया जाता है उन तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं कि वो अपने जो रीति रिवाज को वो खुद मैनेज करे, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ये इसका हवाला दिया है कपिल सिब्बल ने। और भी क्या कुछ है, कपिल सिब्बल अपनी बात रखे, किसी के अपील करने से पहले हम नाम पुकारेंगे, ये तमाम बातें आप हमारे स्क्रीन पे भी देखेंगे। दो सवाल इन्होंने पूछा था, लेकिन अब चूंकि कार्रवाई शुरू हो गई है, एक एक बात जैसे जैसे दलीलें आ रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, जैसे दलीलें आ रही हम पहुंचा रहे हैं, कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने आर्टिकल 26B का जो है हवाला देते हुए कहा है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कानून के अनुसार अपने धर्म का आवश्यक आचरण है उसको अपनाने की हमको छूट है, तो और ये कानून जो बनाया गया है ये उसका उल्लंघन करता है, ये उनकी दलील है कपिल सिब्बल की। जी, कपिल सिब्बल, अभी सबसे पहले कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना, सिब्बल कह रहे हैं कि संसदीय कानून के माध्यम से जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है वो आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंग के में हस्तक्षेप करना है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का संदर्भ देते हुए ये बात यहां पर कही है कपिल सिब्बल ने कि आस्था के जरूरी और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप है। 25 आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का जिक्र, और ये बार बार आ रहा था कि इसका जिक्र आएगा, दलील आएगी 26 और 25 और 26 की, और 14 और 15 की भी राजीव जी। 25 और 26 जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है वो है, और जो संपत्ति का अधिकार है 300 है उसको भी है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उसको लेकर भी है। तो अभी उन्होंने 26B का हवाला दिया है सिब्बल ने, और कहा है कि कानून के अनुसार जो अपने धर्म के आवश्यक आचरण हैं उनको मैं अपनाऊंगा, ये मुझको संविधान जो है गारंटी देता है। 26B जो है वो यही कहता है राजीव जी। जी, 26B जो कहता है, क्या कहता है, यह सिब्बल ने यहां पर अपनी बात रखना शुरू कर दी है। सिब्बल सबसे पहले अपनी बात रख रहे हैं, और सिब्बल सीधा सीधा यहां जो आस्था का सवाल उसकी बात कर रहे हैं, 26B की बात कर रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर सिब्बल लिख रहे हैं कि कानून के अनुसार अपने धर्म के आवश्यक आचरण को अपनाऊंगा। जो इसमें लिखा हुआ, यानी जो हमारे संविधान में, संविधान की किताब में हमेशा अपने टेबल पर रखता हूं, और इस संविधान के 26B में जो बातें लिखी गई हैं वो इन्हीं बातों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं कपिल सिब्बल। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन दोस्तों आज का आप देख रहे हैं, वक्फ कानून पर एक बहुत बड़े फैसले का इंतजार है। सिब्बल ने अनुच्छेद यानी आर्टिकल 26 का हवाला दिया, आर्टिकल 26 में B का हवाला देते हैं कपिल सिब्बल, और कह रहे हैं कि कानून के अनुसार अपने धर्म के आवश्यक आचरण को अपनाऊंगा, 26B कहता है। कानून के अनुसार जो 26B है और 26 जो अनुच्छेद है ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
सबको। तो उसी का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो स्पष्ट है कि संसदीय कानून के माध्यम से जो भी कुछ करने की कोशिश की जा रही है वो आस्था पर प्रहार है। ये कपिल सिब्बल ने अपना तर्क दिया है, और सबसे पहले बात जो है वो कपिल सिब्बल ही रख रहे हैं। जी, सबसे पहले यहां पर वकीलों की टोली जो मौजूद है उसमें सबसे पहले यहां पर कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, और कपिल सिब्बल की बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से जो बातें आएंगी वही हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं 2025 अधिनियम की धारा 3 आर का संदर्भ यहां देते हुए वक्फ की परिभाषा इसे न्यायालय के लिए वो पढ़ रहे हैं, यानी न्यायालय में वक्फ की परिभाषा पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं अगर मैं वक्फ स्थापित करना चाहता हूं तो मुझे यह दिखाना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा व्यक्तिगत कानून लागू होगा। ये कह रहे हैं कि इफ आई एम बोर्न मुस्लिम व्हाई वुड आई डू दैट, माई पर्सनल लॉ विल अप्लाई। इसलिए मैं करूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल लॉ है वो मुझ पर लागू होता है। और वही 26B और यहां पर वक्फ की 2025 की अधिनियम की धारा 2025 में जो जिसको बनाया गया जी जिसको बनाया गया उसकी धारा 3 है, और वो वक्फ की परिभाषा उसमें जो दी गई है उसको अदालत में पढ़ के अगर मैं वक्फ स्थापित करना चाहता हूं तो मुझे ये दिखाना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं पैदा ही इस्लाम में हुआ हूं और मैं पैदाइशी मुसलमान हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे क्यों बताना पड़ेगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का प्रैक्टिस कर रहा हूं। यानी यहां भी आप धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रहे हैं इस कानून के जरिए, ये उनका कहना। वो सिब्बल कह रहे हैं कि यहां तो मेरा पर्सनल कानून लॉ जो है वो लागू होता है, और पर्सनल लॉ राजीव जी से मुसलमानों के नहीं है, हिंदुओं के भी पर्सनल लॉज हैं। बिल्कुल, हिंदू कोड बिल जो लाया गया जिसका विरोध किया आरएसएस और हिंदू महासभा ने जब डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे, उनके तमाम पुतले फूके गए थे, वो भी हिंदू पर्सनल लॉज हैं। तो बहुत से पर्सनल लॉज हैं, तो इसी तरीके से मुसलमानों के भी पर्सनल लॉज हैं। और ये जो नया कानून लाया गया जो वक्फ कानून संशोधन कानून 2025 है, ये जो है इसका उल्लंघन करता है संवैधानिक उसका, ये साफ तौर पर कपिल सिब्बल का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, कपिल सिब्बल यहां साफ साफ कह रहे हैं कि जो लॉ लाया गया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाया गया है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा संविधान है उसका उल्लंघन है, और ये बात यहां कह रहे हैं। और कोर्ट ने कहा है कि आप जो चुनौती दे रहे हैं वो बिंदुवार बताइए, पॉइंट टू पॉइंट बताइए, पॉइंट वाइज बताइए। सिब्बल कह रहे हैं कि मैं धारा ये जो अधिनियम लाया गया, जिसको कानून बनाया गया, उसके धारा 3 का आर को चुनौती दे रहा हूं। साफ साफ सिब्बल कह रहे हैं कि मैं इस कानून की धारा 3 आर 3 में जो उपधारा है आर को चुनौती दे रहा हूं। धारा 3 का प्रावधान, यह प्रावधान है कि उपयोगकर्ता द्वारा मौजूदा वक्फ विवाद या सरकारी संपत्ति को छोड़कर वक्फ के रूप में रहेगा। यानी कि यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि यह जो उपयोगकर्ता है वो वक्फ विवाद या सरकारी संपत्ति को छोड़कर वक्फ के रूप में रहेगा। साफ साफ प्रोवाइडिंग एग्जिस्टिंग वक्फ बाय यूजर विल रिमेन एज वक्फ एक्सेप्ट इन डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। यहां पर एक एक बिंदुवार, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए, पॉइंट वाइज बताइए कि यहां पर आप अपनी दलील पेश कर रहे हैं, तो क्यों आप चाहते हैं कि ये कानून, आप क्यों चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो, आप क्यों चाहते हैं कि इस कानून में वो सारी चीजें हैं जो नहीं रहनी चाहिए। इस पर अब सीधी चुनौती दे रहे हैं, पॉइंट वाइज चुनौती दे रहे हैं कपिल सिब्बल। इन तमाम वकीलों की तरफ से कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। राजीव धवन को भी मौका दिया सीजेआई ने, हालांकि उन्होंने अभी चुप्पी साध ली, वो कुछ अभी बोले नहीं, बोलेंगे। हाँ, बोले। ये जो सिब्बल ने भी कहा कि धारा 3A(2) जो है यह वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में कहने वाला राज्य कौन होता है कि कौन वक्फ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस पर सीजेआई ने कहा कि हिंदू में भी राज्य ने कानून बनाया है, मतलब हिंदुओं के लिए बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। ये सीजीआई ने अभी अपना हस्तक्षेप इसमें किया है राजीव जी। सीजीआई ने अपना हस्तक्षेप साफ साफ यहां पर किया है, और साफ उनका जो कहना है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में कहने वाला राज्य कौन होता, राज्य कहने वाला कौन होता है, ये कह रहे हैं। तो सीजीआई कह रहे हैं कि हिंदू में भी राज्य ने कानून बनाया है, हिंदू धर्म के लिए भी राज्यों ने कानून बनाया है, और संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। यानी यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कानून बने हैं। सीजेआई ने अपना पक्ष यहां पर रखा बीच में इंटरप्ट करते हुए, लेकिन यहां कपिल सिब्बल धारा 3 में A, B, C, धारा 3 जो ये कोर्ट, ये इधर
इसकी बात है, अनुच्छेद आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो वक्फ कानून जो बना है उसकी जो धाराएं हैं उन धाराओं की बात हो रही है, जिसमें मेनली 3 में आर का जिक्र आ गया, 3 में ए का जिक्र आया, 3 में A2 का जिक्र आ रहा है, वक्फ औलाद। और इस पर सीजीआई ने कहा कि जो अनुच्छेद 26 है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सभी समुदायों पर लागू होता है, और 26 में हस्तक्षेप कर रही है, ये कानून कर रहा है, ये बात तमाम याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई है। और 26 का जो 2 है उसको लेकर बी का उसको लेकर सिब्बल ने अपनी बात रखी। सिब्बल ने फिर कहा कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, वे उससे पहले भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी उत्तराधिकार जो है उसको ये कानून जो है उससे पहले भी हस्तक्षेप कर रहा है। और इसके बाद धारा 3C जो है इसके वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम होने के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा। ये भी जो है एक तरीके से ये कानून का, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ये तर्क दिया है कपिल सिब्बल ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने बोला है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी समुदायों पर यह लागू होता है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है और यह सेकुलर है। आर्टिकल 26 इज सेकुलर, अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटीज। ये सीजेआई ने कहा है कि आर्टिकल 26 सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी कम्युनिटी पे, सभी समुदायों पर यह लागू होता है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु यानी मौत के बाद मिलता है। उत्तराधिकार जो है, इनहेरिटेंस इन इस्लाम हैपेंस आफ्टर डेथ। दे आर यहां पर बहुत दे आर इंटरफेयरिंग बिफोर दैट, ये उससे पहले ही उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। ये बात अपनी दलील रखी कपिल सिब्बल ने। और इसके बाद धारा 3C के तहत वक्फ के रूप में 3/C के तहत ये तमाम 3 अगर आ रहा है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि जो नया कानून बना है वक्फ का उसकी धारा की बात हो रही है। तो आर्टिकल, यहां 2 अलग अलग चीजें हैं, जरा याद रखिएगा। जैसे 26 की बात आएगी, आप संविधान की तरफ यहां पे आ जाइए, यहां आ जाइए। और जैसे ही 3 की बात आएगी वो वक्फ की तरफ चले जाइए। वक्फ के जो कानून बना है उस कानून की धारा 3। तो धारा 3C के तहत वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात यहां 3C में लिखी गई है, जिसको चुनौती दे रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल। क्योंकि उसमें यह कहा गया राजीव, जो 3C का 2 है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके और कलेक्टर रैंक का कोई भी अधिकारी जो है उसको जारी करके ये कह सकता है कि ये वक्फ नहीं है। ये उसमें उसको कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। तो इसको लेकर सवाल उठाया कि भाई मेरी संपत्ति है, मैंने उसको दान किया, स्टेट उसमें कौन होता है कि उसको कह दे कि आप दान नहीं कर सकते। ये जो है बात उठाई जा रही है कपिल सिब्बल की तरफ से राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जब संपत्ति धन की बात ही नहीं कर रहे हैं तो 3C2/2 3C/2 कि वो घोषणा कर सकते हैं कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। इस प्रक्रिया में कोई समय सीमा नहीं है। ये भी है कि कभी भी घोषणा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज घोषणा करना जरूरी है या 2 महीने के अंदर घोषणा करना जरूरी है। वो कभी भी कह सकते हैं कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, आप चुनौती पेश करते रहिए। तो इतने लूप होल्स हैं जिसको बता रहे हैं कपिल सिब्बल, ये साफ साफ माना जाए। क्योंकि कपिल सिब्बल को सीजेआई ने कहा कि पॉइंट बाय पॉइंट बात कीजिए, आप एक एक दलील दीजिए, आप एक एक पॉइंट बताइए कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी याचिकाएं क्यों लगाई गई हैं इसके विरोध में। तो यहां पर दलील दे रहे हैं कि इसकी धाराएं ऐसी ऐसी हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं वक्फ और इस्लाम धर्म और इस्लाम के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुठाराघात है, इनके ऊपर प्रहार है। ये बात कैसे साबित हो रही है वो बताने की कोशिश, साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट रूम में इस वक्त बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त भीड़ है। वहां पे 70 से ज्यादा याचिकाएं, एक एक आदमी भी हो तो 70 आदमी आप समझ सकते हैं वो है। बड़े बड़े वकील देश भर के वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा तुषार मेहता मौजूद हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं पल
पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम में जो चल रहा है, हमारी नजरों से आप इन कोर्ट रूम के उस पूरे जो अभी इस वक्त जो चल रहा है रूम में, कोर्ट रूम में, सीजेआई के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो चल रहा है वो हम आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। अमलेंदु जो और आगे क्या? हाँ जी राजीव, सिब्बल ने कहा कि मतलब जो धारा 3C का जो दो का दिया उन्होंने जिक्र 3A2 का, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एक अधिकारी जो आपने इसकी पहचान की है वो सरकार का अधिकारी है, ये अपने आप में ही असंवैधानिक है। मतलब तीसरी चुनौती उन्होंने ये पेश की कि जो अधिकारी जो तय करेगा कि साहब ये सरकार की संपत्ति है क्या नहीं, वो तो खुद सरकार का ही अधिकारी है, तो जो खुद पक्ष है वो कैसे तय कर सकता है कि साहब ये संपत्ति मेरी है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चौथा उन्होंने कहा कि जो संरक्षित स्मारक है या वक्फ की घोषणा है उसके लिए ये शून्य हो जाता है। इस पर सीजीआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे, मेरी समझ में ये व्याख्या जो है ये आपके पक्ष में यानी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कि जो संरक्षित वो हैं इमारतें उन पर ये नया अधिनियम लागू नहीं होगा। और अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वक्फ ही रहेगा। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक इसे संरक्षित घोषित। बिल्कुल बिल्कुल, जरा इसको और आसान भाषा में बताता हूं दोस्तों। कपिल सिब्बल अपनी तीसरी चुनौती नंबर 1, चुनौती नंबर 2 जो पॉइंट वाइज कह रहे हैं कि ये कानून क्यों नहीं लागू होना चाहिए, कह रहे हैं इस कानून में कितने लूप होल्स हैं। लूप होल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है, यानी जो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैठाया है जो सरकार का ही अधिकारी है, ये अपने आप में असंवैधानिक है। उनके तीसरा तर्क है। चौथा बोल रहे हैं कि संरक्षित स्मारक या वक्फ की घोषणा शून्य है। ये वक्फ की घोषणा, ये जो आप कह रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और वक्फ इज वॉइड, ये कह रहे हैं यहां पे चौथे नंबर पे। यहां पर फिर सीजेआई पूछते हैं, अपनी बात रखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कह रहे हैं ऐसे कितने मामले होंगे। मेरी समझ से व्याख्या आपके पक्ष में है। यहां पर कह रहे हैं ऑन माई रीडिंग द इंटरप्रिटेशन इन योर फेवर। अभी तक आपने जितना कहा यह आपके फेवर में जा रहा है। बात यहां पर कपिल सिब्बल की बात यहां सीजेआई मान रहे हैं। सीजेआई इस दलील से सहमत हैं, कह रहे हैं कि मेरी समझ में ये जो आपने अपनी दलील रखी है यह सही है। अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह वक्फ ही रहेगा। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें कह रहे हैं सीजेआई। यानी एक जबरदस्त बहस चल रही है ये दोस्तों, जबरदस्त बहस अमलेंदु जी यहां पर कपिल सिब्बल और सीजेआई के बीच। ये कहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीजेआई ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक जो है वो संरक्षित रहेंगे। ये उनका अपना सीजेआई का तर्क है इस कानून में जो है। और इस पर सिब्बल ने कहा कि जो पांचवा उनकी दलील है वो ये है कि S3E जो उन्होंने कहा मेरे पास एक चार्ट है जिसमें सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति माना गया है। जो चार्ट S3E है इसके अनुसार सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति माना गया है। इस पर सीजीआई ने कहा कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये सीजीआई ने सवाल उठाया है कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि कानून राजीव जी यही मतलब वो सवाल पूछ रहे हैं सीजीआई। वो एक तरह से कहा जाए कि इनकी दलील का समर्थन ही है, बल्कि चूंकि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को बिना अनुमति के बेचा और खरीदा नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो संविधान का जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल है, इन दोनों का 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल, जिसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात है, खासकर शेड्यूल ट्राइब्स की बात है, उसका जिक्र यहाँ कर रहे हैं। सीजेआई भी कर रहे हैं, कपिल सिब्बल भी इन सब मसलों को लेके आ रहे हैं। जामा मस्जिद का जिक्र आया यहाँ पे, सीजेआई कह रहे हैं कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित रहेंगे। ये जो प्राचीन स्मारक जिसको कि ऑलरेडी कह दिया गया है कि प्राचीन संरक्षित स्मारक हैं, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, सरकार उसको अपने अधीन नहीं कर सकती। ये बात क्योंकि संरक्षित है, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हैं। जो आप जानते हैं संरक्षित भवन जो अपने देश में है सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जाते हैं। तो इसलिए यहां पर सीजीआई ने ये अपनी तरफ से कहा है कि ये प्रोटेक्टिव हैं और इनका प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, मस्जिद्स हैं और ये वैसे ही रहेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इस पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं अब मेरी दलील, पांचवी चुनौती S3 जो 3E है यानी सेक्शन था 3, अभी तक हम धारा 3 की बात कर रहे हैं, 3C की बात हमने की, 3R की बात की, अब 3E की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अब मेरे पास एक चार्ट है
जिसमें सभी मुसलमानों को अनुसूचित जनजाति माना गया है। यानी जितने मुसलमान हैं देश में सब अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति माना गया है, वो चार्ट है। सीजेआई कह रहे हैं इस पर, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को बिना हस्तांतरित किए, मतलब बिना अनुमति के हस्तांतरित किया जा सकता है? ऐसा कोई कानून नहीं है, ये पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कपिल सिब्बल से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें जो कहता है कि अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति को अनुमति के बिना हस्तांतरित यानी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है? ये पूछ रहे हैं यहां पर कपिल सिब्बल से। कपिल सिब्बल ने क्या जवाब दिया? हाँ, कपिल सिब्बल ने साफ तौर पे कहा राजीव जी कि ये जो धारा है ये सीधा सीधा 200 मिलियन की संपत्ति जो है उसका संसदीय अपहरण है। मतलब संसदीय प्रणाली के द्वारा उस पर कब्जा करना जो है ये कानून सीधे सीधे ये है। इस पर जो जस्टिस विश्वनाथन थे उन्होंने कहा कि भाई आप इस मामले को घपला मतलब आप मत कीजिए, मत मिलाइए। संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा ना कहें। तो सिब्बल ने कहा कि धारा 9 देखें, केवल कुल सदस्य संख्या 22 है जिसमें सिर्फ 10 मुस्लिम होंगे। सीजीआई ने कहा कि दूसरा प्रावधान देखें, क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे? यानी सीजीआई ने खुद सवाल जो उठाया इस कानून के अंतर्गत जो है वो सामने आ गया। मतलब ये कहा कि 200 मिलियन लोगों की जो है ये की संपत्ति की जो है ये संसदीय लूट है, ये कपिल सिब्बल ने कहा सीजीआई से इस बेंच के सामने। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो एक अनुमानित 20 करोड़ आबादी है मुसलमानों की देश में, उस 20 करोड़ आबादी के हिसाब से 200 मिलियन इन्होंने कहा है। यहाँ पे कपिल सिब्बल ने साफ साफ कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत जितने भी सभी नामांकित व्यक्ति मुस्लिम थे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी नामांकित व्यक्ति, ऑल नॉमिनीज वर मुस्लिम। ये कह रहे हैं मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख हैं, ये सीधा उल्लंघन है। अगर हिंदुओं का है मामला तो सारे हिंदू हैं, सिख का मामला है तो सारे सिख हैं। लेकिन यहां जब मुसलमानों की बात आती है तो वहां आप किसी दूसरे धर्म को यानी हिंदू को क्यों घुसाना चाहते हैं? ये सवाल यहां 5वें नंबर पे यहां सवाल कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और कह रहे हैं ये सीधे सीधे संसद के थ्रू, संसदीय प्रणाली के थ्रू आप 200 मिलियन लोगों को, जो कि 20 करोड़ होते हैं हिंदी में देखा जाए, तो उनके साथ आप लूट कर रहे हैं, संसदीय लूट कर रहे हैं। क्योंकि संसद के द्वारा इस कानून को आपने बनाया है तो इसको संसदीय लूट की बात इन्होंने कही है। और ये बहुत मतलब संसदीय जिसको आप हड़पना कह सकते हैं कि इनके अधिकार को आप छीन रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो इनके अधिकार को छीन रहे हैं, इनकी संपत्ति को आप हड़पने लूटने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी है सीजेआई के सामने। जी हाँ, बिल्कुल ये रखी है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि जो इसकी धारा 9 है, मतलब जो नए अधिनियम की धारा 9 है, इसमें देखिए कि 22 लोग जो है बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं, उसमें से केवल 10 मुस्लिम हैं। 22 में से केवल 10 मुस्लिम है, 12 आपने गैर मुस्लिम उसमें भर्ती कर दिए। तो ये किस तरीके से, और यही उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं की संपत्ति जो इदारे हैं या जो सिखों के इदारे हैं उसमें केवल सिख या हिंदू ही रहेंगे। लेकिन यहाँ आपने जो है 22 में से 12 सदस्य जो है वो गैर मुस्लिम आपने इसमें कर दिए, सिर्फ 10 इसमें मुस्लिम है। तो ये कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। फिर कपिल सिब्बल ने जो है जो इसकी सेक्शन 14 है इसको भी उन्होंने इस पर आपत्ति जताई कि ये भी जो है ये इसका उल्लंघन, मतलब जो अलग अलग सेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां पर सेक्शन 3 की बात हुई, धारा 3 की बात हुई, 3 में ABCDEFGH से R तक की उन्होंने बात कर ली। उसके बाद में 9 पे आए, 9 के बाद सेक्शन यानी धारा 14 पर भी आ गए हैं। कह रहे हैं इट्स ऑल्सो वायलेशन। 14 जो धारा है, धारा 14 में क्या है वो भी बता रहे हैं, ये भी वायलेशन है, ये भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच इंटरप्ट किया था जे विश्वनाथन ने, जस्टिस विश्वनाथन ने, KV विश्वनाथन जिनका नाम है, उन्होंने इंटरप्ट किया था और कहा था आपस में मत उलझो, संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा न कहें, और यहां पर बार बार आप एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात ना कहें कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। सिब्बल ने फिर ये कहा कि आप देख लीजिए साहब मिलॉर्ड, आप धारा 9 को देखिए, यानी सेक्शन 9 को देखिए। कुल सदस्यों की संख्या 22 है, 22 में से 10 मुस्लिम होंगे, बाकी 12 दूसरे समुदाय के होंगे। तो यहां क्या कहा जाए? या इसी पर सीजेआई ने कहा कि दूसरा प्रावधान देखें,
दूसरे प्रावधान की ओर आते हैं। देखिए, क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे? ये सारे सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं और दूसरे प्रावधान का भी जिक्र आ रहा है, यानी अलग अलग सेक्शंस में बात हो रही है, जो धाराएं बनी हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बात है अमलेंदु जी कि कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि मामला बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और सत्ता पक्ष के ऊपर जोरदार प्रहार करते हुए कपिल सिब्बल अपनी दलीलें एक एक धाराओं को लेकर उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है, इन धाराओं को बना के अब चूंकि कानून बन चुका है, मामला कानून के तहत है और कानून के सबसे बड़े मंदिर यानी देश का सबसे बड़ा कानूनी मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर आज इसकी सुनवाई हो रही है और सीजेआई इसमें मुख्य रूप से मौजूद हैं। सीजेआई ने 3 जजों की बेंच बनाई है जिसमें खुद हैं पहले जज, दूसरा जज जस्टिस संजय कुमार हैं और तीसरे जज हैं जस्टिस केवी विश्वनाथन। केवी विश्वनाथन ने अभी हस्तक्षेप कर अपनी बात रखी है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना अपनी बात लगातार रख रहे हैं। कपिल सिब्बल को मौका दिया गया है इन तमाम मसलों पर अपनी बात रखने के लिए। तुषार मेहता जो सरकारी पक्ष की तरफ से मौजूद हैं, तुषार मेहता देश के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, तो वो भी मौजूद हैं और खचाखच भरा हुआ कोर्ट नंबर 1 सीजेआई का कोर्ट कहलाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है जिसकी लाइव रिपोर्टिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहां पर आगे क्या कुछ चल रहा है? हाँ, राजीव जी, धारा 14 का जो है उसका जब जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये भी जो है ये वायोलेट करती है संवैधानिक अधिकारों को। और फिर सिब्बल ने था जो 1995 का अधिनियम है उसकी धारा 9 का जिक्र किया। उनका कि आप देखिए साहब, जो बोर्ड का प्रावधान है उसमें सभी मुसलमान हैं, जो पहला 1995 का है, लेकिन अब जो बोर्ड का प्रावधान है उसमें 22 में से आपने 12 जो है वो गैर मुस्लिम कर दिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो इसकी धारा 14 है ये भी जो है वो वायोलेट करती है संवैधानिक अधिकारों को और ये कानून जो है वो गैर कानूनी है। ये सिब्बल ने अपना तर्क दिया है। राजीव जी, ये कानून गैर कानूनी है, सिब्बल का तर्क है, बहुत महत्वपूर्ण तर्क। और सिब्बल यहां पर बहस कर रहे हैं और पहले ही कोर्ट में जब जैसे ही बैठी कोर्ट और सीजेआई ने कहा कि नाम पुकारेंगे हम उस हिसाब से, क्योंकि 70 लोग हैं, अपनी अपनी बात रखना शुरू करेंगे, मेस क्रिएट हो जाएगा यहां पे, इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों में से किसी एक का नाम पुकारूंगा और आप लोग अपनी बात रखेंगे। तो यहां पर कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रख रहे हैं और एक एक धाराओं को, एक एक सेक्शन को इस कानून के वक्फ संशोधन कानून में 1, 2, 3, 4 से लेकर अभी 14वें नंबर पर आए हैं और वहां पर बात चल रही है। धारा 3 की बात हुई, धारा 9 की, सेक्शन 9 की बात हुई, धारा 14 की बात हो रही है और साथ साथ संविधान की धारा 26, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 26 का जिक्र भी बार बार आ रहा है, 25 और 26 का जिक्र आ रहा है और यहां पर अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल और साथ में वहां अभिषेक मनु सिंह भी हैं, राजीव धवन वरिष्ठतम वकीलों में से एक वो भी मौजूद है। ये तमाम नेता, तमाम देश के वरिष्ठ वकील वहां मौजूद हैं और इधर सीजेआई है। और क्या है अमलेंदु जी? हाँ, एक जो उसमें प्रावधान है धारा 36 राजीव जी, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर दावा सरकार कर सकती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई मेरी संपत्ति है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसका पंजीकरण कराऊं, आप उसको कैसे कर लेंगे साहब कब्जे में? इस पर सीजेआई ने पूछा कि पंजीकरण कराने में क्या समस्या है। इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है और इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि मामले पर जो फैसला आया है उसकी नजीर पेश करते हुए कपिल सिब्बल ने अपना तर्क रखा है। राजीव जी बिल्कुल, अब देखिए यहां पर राम जन्मभूमि का फैसला और वो मामला भी सामने आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जिस पर चर्चा हो रही है, राम जन्मभूमि जो विवाद था उस मामले, उसका फैसला भी, यानी मामला यहां फंसा हुआ है अमलेंदु जी। हाँ, बहुत फंसा हुआ मामला दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा उन्होंने कपिल सिब्बल ने कि अब समस्या ये है कि साहब, जब ये कहेंगे कि कागज लाओ, हम कहेंगे वक्फ जो है 3,000 साल पहले बना था, तो अब ये कहेंगे कि उसकी पहले डीड लाओ। अब 3,000 साल पहले की डीड कैसे लाई जाएगी कि वक्फ है कि नहीं है? ये कैसे होगा? तो यानी आप सारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेंगे। ये संवैधानिक, मतलब ये संसदीय लूट है जो उन्होंने कहा कि 200 मिलियन लोगों की, यानी 20 करोड़ लोगों की संपत्ति की ये संसदीय लूट है। इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कपिल सिब्बल अपने तर्कों के जरिए कि भाई ये हम कहेंगे ये वक्फ है तो ये कहेंगे डीड लेकर आओ। वो 3,000 साल पहले किसी ने अगर उसको वक्फ कर दिया है तो उसकी डीड 3,000 साल पहले की कहां से आएगी? बिल्कुल, इसीलिए इसका पंजीकरण की समस्या, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप कहेंगे कि अगर ये वक्फ की है, जमीन है और इसको 3,000 साल पहले हमने, मतलब वक्फ ने बनाया है, वो वक्फ का कब्जा है, तो 3,000 साल पहले की डीड कहां से हम लाएंगे? समस्या यह है, यानी संसदीय लूट आप मचाए रखे हैं और यहां पर अपनी दलील ये दे रहे हैं। धारा 36 या कपिल सिब्बल कह रहे हैं, इसमें सेक्शन 36
आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरी अपनी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन मैं पंजीकरण नहीं चाहता हूं, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता हूं। तो सीजीआई ने तबाक से यहां पूछा है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा, रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या समस्या है। सिंपल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता जो उपयोग कर रहा है उसके द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि के फैसले से में मान्यता दी गई है, राम जन्मभूमि के फैसले में भी इसे मान्यता दी गई है। यह बात यहां पर कही जा रही है। तो दलील पे दलील, तर्क पे तर्क, और कुतर्क नहीं, तर्क, क्योंकि कोर्ट में तर्क चलता है, तर्क भी कानून के दायरे में चलता है, और वही तर्क यहां पर चल रहे हैं। यहां पर वही दलीलें पेश की जा रही हैं जिन दलीलों के तहत इसको जो कानूनी मान्यता दे दी गई नए संशोधन एक्ट को, और जिस पर राष्ट्रपति महोदया ने साइन कर दिया, जिसको अब कानून का दर्जा मिल चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बन चुका है। और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का, क्योंकि आज 2 बजे से इसकी सुनवाई शुरू हुई है, 3:25 तक इसकी सुनवाई मुकर्रर है, लेकिन हो सकता है कि इसकी सुनवाई आगे भी बढ़े, 3 की जगह 4 बजे तक बढ़े। सीजेआई खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, सवाल दलीलें वैसी पेश कर रहे हैं जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 बातें जब रखी थी तो उन्होंने कहा था कि आपकी बात से सहमत हुआ जा सकता है। उसके बाद और भी अलग अलग धाराएं, आगे क्या है? हाँ, जो इसकी सेक्शन 7A है राजीव जी, उसमें कहा गया है कि अगर कलेक्टर या अपनी रिपोर्ट में पाता है कि कोई प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तौर पे या थोड़े तौर पे डिस्प्यूटेड है